अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में आप स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो यूनिट नंबर 1 में फंक्शंस एंड लिमिट्स। और कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था और इसके साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स मैंने आपको करवाए थे और दो पार्ट्स मैंने आपको एज एन असाइनमेंट एज ए होमवर्क दिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1। और इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक्सप्रेस करना है फंक्शन को। और इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और हमेशा क्या किया जाता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कि वो डिपेंड कर रही होती है एक क्वांटिटी के ऊपर और उसको इस पैटर्न के ऊपर हमने एक्सप्रेस करना होता है। तो अभी यहाँ पे भी आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और कहा गया है कि आप इसमें फंक्शन को एक्सप्रेस करके बताएं। तो ए पार्ट है, द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि जो स्क्वायर शेप है वो आपके पास चारों साइड्स उसकी बराबर होती हैं। अगर हम रफ स्केच बना लें और अगर हम सपोज कर लें हर साइड की जो मेजरमेंट है वो एक्स है, तो फिर हम इसका पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं और अब हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। अगर हम लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर की जो हर साइड है वो एक्स है, सारी बात है स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती, तो एक एक्स है तो सारी एक्स होंगी। और पैरामीटर क्या होगा इसका आप बताएंगे टेक्स्ट मैसेज में, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा जी स्टूडेंट्स, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। और फिर जी हाँ, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, कि जो आपके पास बाउंड्रीज है, आपके पास सारी साइड्स का सम वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। वेरी गुड, बिल्कुल 4x हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये इट बिकम्स 4x। और पैरामीटर ऑफ को अगर आप p के साथ रिप्रेजेंट कर लें तो p इक्वल टू 4x आ गया और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा वो आपको पता है, उसका फार्मूला भी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
तो लेंथ और विड्थ दोनों x है, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए, एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए आ जाएगी। और इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा इसको, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए। तो यहाँ पर अब आप इसको ऑब्जर्व करें, नाउ वी हैव पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जैसे जैसे आप एरिया की वैल्यू चेंज करते जाएंगे पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था ना कि फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो x होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे y डिपेंड कर रहा होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही केस आ गया कि एरिया आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट, उसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से चेंज करेंगे और उसके रिस्पेक्ट आपके पास पैरामीटर का आंसर डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, तो वो उस तरह से चेंज होता जाएगा। तो यही आपसे डिमांड की गई थी कि एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, और ये फाइनली आपने उसको इस तरह से एक्सप्रेस करके बता दिया कि किस तरह से पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आ गया है। जी, इज इट क्लियर टू ऑल? ये आप बच्चों को समझ आ गया किस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया? इज इट क्लियर? जी, यस सर, नो? जी यस, ओके हो गया, ठीक है, और बिल्कुल सही। जी मुसद्दिक, आपको भी आ गया ये समझ? सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो शुरू से नहीं आया। वो मैं खुद ही कर लूंगा, टेंशन ना ले। चले ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका, और वो है आपके पास, इसी का मैं सी पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? फिर बी पार्ट आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे ट्राई करना होगा। सी पार्ट में क्या है जी, सी पार्ट में कहा गया कि वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब वॉल्यूम को ऑफ अ क्यूब को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो आपको पता है कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम, जिस तरह से अभी स्क्वायर में हर साइड आपके पास एक्स है, तो वॉल्यूम में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूब में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जबकि जो क्यूबॉइड होते हैं उसमें बराबर नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यूब आप बनाने जा रहे हैं, क्यूब में भी सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हम यहाँ पे एक साइड को कह देते हैं एक्स, ठीक है, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, एक्स होंगी। ठीक है, ये आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सारा कुछ आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो अगर हम लेट कर लें, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज एक्स, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फिर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का तो फार्मूला आपको तमाम बच्चों को पता ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इक्वल आ गया एक्स क्यूब के, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसी तरह से एरिया, एरिया ऑफ इट्स बेस क्या लिखा हुआ है, हाँ, एरिया ऑफ इट्स बेस, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी जो है वो क्या है, एरिया ऑफ इट्स बेस, के मतलब जो सिर्फ बेस है उसका एरिया। और सिर्फ बेस क्या बन रही है, सिर्फ बेस ये बन रही है, ये जो नीचे है। तो आपको पता है बेस जो है वो स्क्वायर बेस है, तो जब ये स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसका एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस वो लिख लेंगे आप। तो एरिया ऑफ
बेस इक्वल टू एक्स स्क्र, या आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स स्क्र। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए, और एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें। ठीक है, एक्स को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ए और इसका क्यूब। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो मतलब a की पावर 1/2 उसका क्यूब, और मज़ीद इसका क्या मतलब, मज़ीद इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू a रेज्ड पावर 3/2। तो इस तरह से आपने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बता दिया, वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बता दिया कि जैसे जैसे आप एरिया की वैल्यू चेंज करेंगे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ये है कि एरिया इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, एरिया इंडिपेंडेंट है, वेयर एज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन एरिया। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही है जी, इज इट क्लियर, ये आप बच्चों को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, जिसमें हमने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया एक्सप्रेस किया। जी, इज इट क्लियर, बता दीजिए। और अगर किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। टेक्स्ट मैसेज में आप सवाल पूछ सकते हैं, ऑडियो में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो जहाँ पर भी जिस स्टेप में भी आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैस ओके हो जाए, समझ आ जाए, तो उसका भी इन्फॉर्म कर दे कि आपको समझ आ गया है, ओके हो गया है, ये भी आप साथ में बता दिया करें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी। और मैंने अभी ये शुरू में जो अनाउंस किया था कि हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 करेंगे आज। जो डोमेन और रेंज है उसको हम डिटेल्ड में पहले एक मरतबा डिस्कस करेंगे, और इसको इन्वर्स वाले टॉपिक के साथ मिला के करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपको बताया जा रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, और कंडीशंस दी हुई हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आपने फाइंड करना है। तो किस तरह से ए एंड बी आप फाइंड करेंगे जी, तो कंडीशंस को आप यूज़ कर लें, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल। आप इसमें फंक्शन में पहले x की जगह 2 पुट कर लें, फिर फंक्शन में x की जगह -1 पुट कर लें, तो दो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे बारी बारी बनेंगी। तो एज सबसे पहले f ऑफ x गिवन है आपके पास, f ऑफ x क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। अब अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, जैसे कि पहली कंडीशन है कि f ऑफ 2 का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप 2 पुट कर लें, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप क्या पुट कर लें, 2। f ऑफ 2 का यही मतलब होगा ना कि जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप 2 पुट कर लें, तो ये क्या बनेगा जी, ये आपके पास आ जाएगा। और f ऑफ 2 का आंसर क्या है, f ऑफ 2 का आंसर है -3, तो f ऑफ 2 की जगह पे आप -3 पुट कर लेंगे। तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए प्लस 2b प्लस 1। इनको एक साइड पे अरेंज करें, तो -4a लेफ्ट पे आएगा, तो इट बिकम्स +4a प्लस 2b लेफ्ट पे आएगा -2b, और ये माइनस राइट पे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 1 9 हो गया, और 9 + 3 12, और फिर 2 कॉमन लेकर जब उधर डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2a - b इज इक्वल टू 12। 2 को उधर नीचे डिवाइड करवाएंगे
तो ये आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप इसमें जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एंड अब दूसरा आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, -1। तो जो क्वेश्चन गिवन है f(-1) वो आप पुट कर लें। तो -1 का क्यूब, ठीक है, -a × -1 का स्क्वायर प्लस b × -1 +1। और f(-1) किसके इक्वल है, f(-1) का आंसर 0 है। तो f(-1) की जगह पे आप 0 पुट कर लेंगे। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, प्लस b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -b, और ये +1 और -1 आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और -a और -b दोनों को अगर हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, इट बिकम्स +a एंड +b। तो a + b इज इक्वल टू 0, एंड वी नेम द इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी, अब इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक में प्लस भी है एक में माइनस भी है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि आप दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लीजिए। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 3a इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 2। a की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर लें, तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगी, जिसमें आपको ये कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, ए भी फाइंड कर लिया और बी भी फाइंड कर लिया। जी, इज इट क्लियर? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? ये सवाल बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट आपने फंक्शन में वैल्यू पुट करनी थी, और वैल्यू पुट करने पे आपके पास दो इक्वेशंस फॉर्म्ड हुई हैं, और दो इक्वेशंस फॉर्म्ड होने पे आपने फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? सही। हाँ, जी, कोशिश करें तमाम तमाम जो हैं मौजूद हैं वो इन्फॉर्म कर दिया करें। तमाम जो मौजूद हैं यहाँ पे वो इन्फॉर्म कर दिया करें, उनको समझ आ गया या नहीं आ गया। जी, चलें नेक्स्ट। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में भी आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दी गई है, वो भी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व करना है। और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो स्टोन है वो हाइट ऑफ 60 मीटर से जो है वो फेंका जाता है, गिरता है ऑन अ ग्राउंड, द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड्स, और द हाइट h आफ्टर x seconds is approximately, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, गिवन बाय h of x is equal to 40 minus 10x square। 40 minus 10x square ये आपके पास आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन। आपने स्टोन की हाइट बतानी है व्हेन, और उसमें मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स आपको दिए गए हैं कि जब टाइम कितना होगा, 1.1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड होगा। दूसरे में कहा गया है कि टाइम जब 1.5 सेकेंड्स होगा।
और तीसरे में कहा गया है कि जब टाइम 1.7 सेकेंड्स होगा। तो आप देखें यहाँ पे वही फंक्शन का कंसेप्ट आप बस ज़हन में रखें, वही बार बार हर सवाल में अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो हाइट है, ठीक है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है, मतलब टाइम इज इंडिपेंडेंट वेयर एज हाइट इज डिपेंडेंट। ठीक है, हाइट जो है वो टाइम के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो उसी तरह हाइट भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हाइट डिपेंड्स अपॉन टाइम, क्योंकि स्टोन आपने ऊपर से 60 मीटर हाइट से फेंक दिया, तो आप वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हाइट चेंज होती जाएगी। तो आपने ए पार्ट में क्या बताना है, ए पार्ट में आपने बताना है कि जब टाइम आपके पास 1 सेकंड गुजर चुका होगा तो स्टोन कितनी हाइट तक पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे जस्ट आपने सिंपल एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 40 - 10 × 1 का स्केयर। तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास उसकी स्टोन की जो हाइट है 1 सेकंड गुजरने के बाद कितनी रह जाएगी, 30 मीटर रह जाएगी। पहले कितनी थी, 60 मीटर। अब जो वहां से उसको फेंका गया तो अब कितनी रह गई है, 30 मीटर रह गई है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के ऊपर हाइट उसकी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जब एक्स की जगह 1.5 पुट करेंगे तो उस टाइम आपके पास इसकी हाइट डिफरेंट आ जाएगी। ज़ाहिर बात है जितना वक्त ज़्यादा गुजरेगा उतनी ही हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी। तो अब जब यहाँ पे आप एच की जगह एक्स की जगह पे 1.5 पुट करेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट हाइट आ जाएगी। 1.5 का स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 40 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे दूसरी हाइट आ जाएगी। और इसी तरह सी पार्ट के लिए आप फिर एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1.7 पुट कर लेंगे तो आपके पास 1.7 सेकेंड्स पे उसकी हाइट आ जाएगी। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम गुजरने के बाद स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन जो है वो कितना टाइम गुजरने के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये हमने बताना है यहाँ पे। तो देखें इसमें भी आपको पता है कि जब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो उस टाइम हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, हाइट खत्म हो जाएगी बिल्कुल ज़मीन के साथ। वो जब वो टकरा जाएगा तो वहाँ पे फिर हाइट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब स्टोन स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम हाइट जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, उस टाइम हाइट जीरो हो चुकी होगी। तो इसका मतलब कि ये जो हाइट का फंक्शन लिखा हुआ है 40 - 10 x², ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो h(x) को आपने जीरो के इक्वल पुट कर लिया, -10 x² राइट पे आएगा, इट बिकम्स +10 x²। और फिर 10 उधर नीचे डिवाइड होगा तो 40/10 कितना आ जाएगा, 4। तो x² इज इक्वल टू 4। तो x के दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जस्ट आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है 2 सेकेंड्स गुजरने के बाद स्टोन स्ट्राइक कर जाएगा हाइट को। तो इस तरह से फंक्शंस आपके डेली लाइफ में इस तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई हो रहे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी अप्लाई हुआ और आपने पर्टिकुलर वो टाइम फाइंड कर लिया जिस टाइम के ऊपर वो स्टोन स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। जी, ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6? जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया। जी स्टूडेंट्स, आर यू हेयर? जी, मुसद्दिक अली शाह कह रहे हैं यस। बाकी बाकी उस्मान, शाहिद इब्राहिम, अली अहमद जक्की, इज इट क्लियर? ठीक है, सही। h(1) की जगह 60 नहीं पुट कर सकते। h(1) की जगह 60 किस तरह से, नहीं, h(1) की जगह 60 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास उन्होंने ये नहीं कहा कि जब 1 सेकंड गुजर चुका तो उस टाइम हाइट 60 है। जब फेंका गया उस टाइम हाइट 60 थी। ठीक है, उस टाइम हाइट 60 थी।
तो हो सकता है कि ज़ाहिर बात है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, और फिर जाके 1 सेकेंड गुजरने के बाद जो हाइट उसकी आई है वो 30 मीटर आ चुकी है। ठीक है, तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद तो हाइट 30 मीटर आ चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि H(1) की जगह 60 नहीं पुट किया जा सकता, क्योंकि वो तो उसकी इनिशियल हाइट है। तो इनिशली तो टाइम आपके पास, उस टाइम आपके पास जो है वो, अभी आपने उसको फेंका नहीं है, हाइट जो है वो उसकी 60 मीटर है। जब 1 सेकेंड गुजर चुका था तो उस टाइम उसकी हाइट कितनी आ रही है, 30 मीटर आ रही है। ठीक है इब्राहिम, तो आप H(1) की जगह 60 नहीं पुट कर सकते। तो ये आज के सेशन के अंदर हमने जो है वो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो कल इसके जो रिमेनिंग 3 है, 7, 8 एंड 9, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम ये बेसिक डिस्कशन भी करेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, और हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इनकी बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करने के बाद हम ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आप बच्चों से कल मुलाकात होगी, और आप कोशिश करें रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें, क्योंकि यहाँ पे जो एक मरतबा आपको काम करवाए जा रहे हैं, हो सकता है वो दोबारा से इतनी जल्दी रिवाइज ना करवाया जाए। तो आप अपने जो प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है, जो जिस तरह से आप क्लास में मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसी तरह से आपने यहाँ पे भी अलग से मैथ्स का एक रजिस्टर लेके उसको प्रॉपर नोट्स जो है वो मेंटेन करते जाने हैं। क्योंकि जब आपके प्रॉपर नोट्स मेंटेन हुए होते हैं तो लास्ट पे फिर आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी होती है, बजाय इसके कि फिर आप कोई क्वेश्चन के बुक से देख रहे हो कि कोई किसी और जगह से देख रहे हो। तो बेहतर ये कि आपके अपने नोट्स मेंटेन होंगे, तो वहाँ से आपको फिर रिवीजन करना आसान हो जाती है, और आपका रिवीजन के अंदर काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, बजाय इसके कि आपके पास अगर नोट्स ही ना हो और लास्ट पे फिर आप जब वो नोट्स कंबाइन करना शुरू कर दें, इकट्ठे करना शुरू कर दें, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, और आप उस तरह से प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते जिस तरह से रिवीजन करनी चाहिए। तो इस वजह से बिल्कुल डे 1 से ही आप शुरू से ही जो है वो ये सारे के सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते जाएं, और जहाँ पे भी जो सवाल भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसको आप अगले दिन लाजमी पूछें कि यहाँ पे मुझे इस सवाल में ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, तो आपके लिए इंशाल्लाह उसको दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें, ओके स्टूडेंट्स, फिर आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।